Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, आज हमारे फिजिक्स 9 चैप्टर जो है यूनिट्स जो है वो 4 है और हम डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी, और दूसरा ये दो टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी वो होती है, मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल अगर आप ले रहे हैं, ये पार्टिकल से मिलके बनी होती है। पार्टिकल हम क्यों कह रहे हैं, हो सकता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल जो इसमें हैं, हो सकता है ये आयंस हो सकता है ये एटम्स हो। इसलिए बजाय इसके कि हम इसको मॉलिक्यूल कहें, हम आयंस कहें या एटम कहें, हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं। दैट्स इट। तो सॉलिड जो है वो अगर ऐसा सॉलिड है कि वो इन पार्टिकल से बना हुआ है और इन के दरमियान जो डिस्टेंस की वैल्यू है, किसी दो पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है, वही पार्टिकल अगर दूसरे दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है और वही डिस्टेंस इन दो पार्टिकल्स के दरमियान है, कि अगर ये डिस्टेंस की वैल्यू जो है ये हर जगह पे सेम है और अगर आप फोर्स इस पे लगाते हैं तो ये डिस्टेंस वैसे का वैसे डिस्टेंस रहता है, इसलिए ये बॉडी जो है इसकी शेप चेंज नहीं हुई। अगर बॉडी की शेप चेंज नहीं हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिफॉर्म नहीं हो रही। डी के मानी होते हैं चेंज हो जाना, खत्म हो जाना, फॉर्मिंग, शेप। तो अगर इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, वैसे की वैसे रहती है, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हम ऐसी बॉडी को कहते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। ये 1-2 नंबर के जो है वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज रिजिड बॉडी। अब ये कि टॉर्क क्या है। टॉर्क या हम इसे और नाम भी देते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स जो है टर्निंग इफेक्ट है। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास दरवाजा है, अगर आप इस डोर पे फोर्स लगाते हैं, इस तरह से हिंज है, जहाँ हिंज लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये टर्न हो जाएगा। तो ये टर्निंग इफेक्ट होता है कि ये रोटेट, आप इसको कह सकते हैं कि ये टॉर्क है। आप इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, टॉर्क भी कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो आपने इसके देखे होंगे, मसलन के जैसे डोरिस की एग्जाम्पल हो गई। स्पिनर अगर आप यूज कर रहे हैं किसी को खोलने के लिए, नट है या बोल्ट है, उसको खोलने के लिए आप स्पिनर यूज करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स हम लगाते हैं तो ये रोटेट कर जाता है। तो आप इसको भी कह सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क जो है वो पैदा हो रहा है। तो ये टॉर्क जो है बहुत से एग्जाम्पल इसके आप देखेंगे, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इसमें एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मूव कर रही है, जब उसको टर्न करेंगे उसके तमाम पार्टिकल्स का दौरान मोशन, सर्कुलर मोशन मूव करेगी, तमाम का सेंटर एक बनेगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें, डोर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये डोर है आपके पास,
यहाँ पे आपने फोर्स लगाई तो ये मूव कर जाएगा, और फोर्स लगाएंगे और मूव कर जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल यहाँ चला गया है, यहाँ चला गया, इसका सेंटर मूव करें तो ये आएगा। जो यहाँ पे पार्टिकल था वो यहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया, यो रोटेट हुआ है, सेंटर देखेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये अगर मूव हुए हैं, इनका सेंटर आप देखेंगे ये जो सेंटर है इसको हम कहते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह अगर हम टैप की बात करें, वाटर टैप, जो ये चीज अगर हम इसको रोटेट करें ऊपर से, चलो इसको देखते हैं, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये यूं होगा। इसके पार्टिकल्स बना लेते हैं, 2-3 पार्टिकल्स बना लेते हैं। एक पार्टिकल 6 है, इधर हम 6 पार्टिकल ले लेते हैं, एक ये पार्टिकल ले लेते हैं, एक पार्टिकल और ले लेते हैं 6। अब आप इस पर फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाएंगे ये रोटेट करेगा, और रोटेट करने से ये सपोज करें यहां पे आ गया, इसका ये पार्टिकल मूव करके यहां आ गया, ये पार्टिकल मूव करके यहां चला गया, ये पार्टिकल मूव करके यहां पे आ गया, ये पार्टिकल मूव करके यहां चला गया, ये पार्टिकल मूव करके यहां आ जाएगा, और ये पार्टिकल मूव करके यहां चला गया। तो अब आप देखें इन तमाम पार्टिकल्स का जो एक्सिस है वो एक ही है, ये वाला, ये इसी के अंदर रोटेट कर रहे हैं। ये एक्सिस जिसके राउंड ये हरकत कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एग्जांपल अगर हम लें, स्पिनर की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ऐसे करो, अगर आप यहां पे फोर्स लगाएं तो ये रोटेट हो जाएगा, इसको स्पिन कर देगा, जो बोल्ट है या नट है कोई भी चीज है। अगर ये रोटेट करता है, इसकी नई रोटेशन जो है मैं यूं बना देता हूं, ये इसके नई रोटेशन। तो यहां के पार्टिकल्स रोटेट करके यहां आ जाएंगे, ये पार्टिकल रोटेट करके यहां आ जाएंगे। तो आप देखें तमाम का एक्सिस जो है वो पॉइंट जिसके राउंड ये मूव कर रहे हैं वो एक ही है, ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, ये क्या चीज है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे एक और चीज भी है, वो ये कि अगर हम दरवाजे को खोलना चाहें, डोर को ओपन करना चाहते हैं, फर्स्ट में ये डोर है, तो आप ये देखोगे डोर को ओपन करने के लिए जो डोर नॉब होती है वो बिल्कुल एंड में लगाई जाती है। यहां पे आप फोर्स लगाएंगे दरवाजा खोल जाएगा, यहां लगाने से भी दरवाजा खुल जाएगा, यहां फोर्स लगाते हैं तो भी दरवाजा जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने शायद ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हिंज के करीब जहां कब्जा लगा हुआ है, अगर उसके करीब हम फोर्स लगाते हैं तो हमें दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा और दूर फोर्स लगाएं, मैं पॉइंट्स को नाम देता हूं ए, बी एंड सी। अगर ए पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी दरवाजा खोलने के लिए, बी पॉइंट पे आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, और सी पॉइंट पे दरवाजा खोलने के लिए फोर्स आपको सबसे कम लगानी पड़ेगी। ये जो फासला आपके पास बन रहा है ये मैटर कर रहा है कि आप रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे कितनी दूर जो है फोर्स लगा रहे हैं, ये मैटर करता है।
और इसी मामले में आपने शायद कभी देखा भी हो कि गाड़ी वगैरह है, अगर उसके बोल्ट नट खोलने पड़ रहे हैं तो अगर वो स्पिनर वगैरह यूज करते हैं मुश्किल होता है, वो फिर ऐसा करते हैं कि बहुत बड़ी रॉड यूज करते हैं और फिर फोर्स लगाते हैं, वो आसानी से खुल जाते हैं। जितनी ज्यादा लेंथ आप लेते जाएंगे उतनी आसानी से आप उस चीज को स्पिन कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं। और इसी को हम नाम देंगे कि ये क्या चीज है, ये टॉर्क है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये टर्निंग इफेक्ट है। तो इसमें जो चीज मैटर भी कर रही है वो ये है कि इसकी लेंथ है। अब इसी लेंथ को अगर हम कहना चाहें, नाम देना चाहें, हम इसको नाम देते हैं कि ये मूवमेंट आर्म है। अगर आप यहां फोर्स लगा रहे हैं तो ये फासला जो है ये मूवमेंट आर्म है। अगर आप बी पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं फिर यहां से रोटेशनल एक्सिस से लेके बी पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस बनता है, इस डिस्टेंस का हम नाम देंगे मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म को आप जितना ज्यादा करते जाएंगे, जितना बड़ा करते जाएंगे, जितना लंबा आप इसको करते जाएंगे, उतना टर्निंग इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, या उतना ही उस चीज को मूव करना, उसको टर्न करना चाहिए वो इजी होता जाएगा। और जिस जगह पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं, ये जैसे लाइन आ रही है फोर्स की, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स कह रहे हैं। दो चीजें मैटर करती हैं। नंबर एक, आप कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं और कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो भी टर्निंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और अगर आप डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो भी टर्निंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता जाएगा। मसलन मैं एग्जांपल डोर की लेता हूं क्योंकि अक्सर हमारा इससे वास्ता पड़ता रहता है। आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, फर्स्ट में आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, ए पॉइंट पे, मोमेंट आर्म आपके पास कम है, आप थोड़ी फोर्स लगाएंगे ये थोड़ा खुलेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा खुल जाएगा, लेकिन यहाँ फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको खोलने के लिए। अगर आप ऐसा करें कि लेंथ को ज्यादा कर दें, मोमेंट आर्म जो है वो ज्यादा कर दें, अब अगर आप फोर्स थोड़ी सी भी लगाएंगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। और अगर आप इस लेंथ को और ज्यादा कर लेंगे, बहुत कम फोर्स लगाएंगे, वेरी इजली जो है वो डोर ओपन हो जाएगा। इससे हम कहते हैं टॉर्क है या टर्निंग इफेक्ट है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। एंड टॉ इज इक्वल टू आर, और आर क्या चीज है, मोमेंट आर्म है, क्रॉस एफ जो फोर्स आप अप्लाई करें। आर भी आपके पास फैक्टर है, एफ भी आपके पास फैक्टर है, और जो टॉ आपका टॉर्क बन रहा है ये भी आपके पास फैक्टर है। या तो आप इसके ऊपर वेक्टर के सिंबल जो है एरो वो रिप्रेजेंट करें, और अगर आप ये नहीं लगाते तो फिर आपको इसको बोल्ड फॉर्म में लिखना चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल टू, और इस इक्वल को जो है ना ये बड़ी कर दें ताकि पता चले कि बाकी मोटे लिखे हैं आपने वो आपके पास वेक्टर्स है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या आप एरो लगाएं उसके पर, या फिर जो है वो आप उसको बोल्ड सेंस। अब आप देखें जो टॉर्क है ये आर्म मोमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स की वैल्यू पे भी डिपेंड। अगर फर्स्ट हम डोर की ही बात करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, टर्निंग इफेक्ट हम इसका लेना चाहते हैं, हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट को ए कहता हूं, और डिस्टेंस जो है चलो सपोज कर लेते हैं 1 मीटर, और फोर्स जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं 1 न्यूटन। तो टॉ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, आर हो गया आपके पास 1 मीटर, फोर्स 1 न्यूटन, तो टॉर्क आपके पास 1 आ गया। अगर हम ऐसा करें, फासले को हम ज्यादा कर लेते हैं, बी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं और उतनी ही फोर्स लगाते हैं, लेकिन डिस्टेंस पहले से डबल हो गया है, अब यहां तक डिस्टेंस है सपोज करें 2 मीटर है, तो टॉर्क की वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहें, आर मूवमेंट 2 मीटर हो गया, फोर्स वही 1 न्यूटन, तो आप देखें टॉर्क की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई है।
उतनी ही फोर्स हम यूज कर रहे हैं, लेकिन करने की फैक्ट ज्यादा है कि रोटेट जो हो रही है बॉडी वो ज्यादा रोटेट होगी, जितनी पहले रोटेट हो रही थी उससे डबल रोटेट होगी अब। अगर हम डिस्टेंस और ज्यादा कर लें, रोटेशनल एक्सेस जो है, आर्म मूवमेंट जो है ये ज्यादा कर लें, रोटेशनल एक्सेस से ज्यादा दूर चले जाएं, अब सपोज कर लें ये 3 मीटर हमारे पास डिस्टेंस हो गया है, तब टॉर्क की वैल्यू जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी अब्बास साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी वो दोबारा ज्वाइन करते हैं हमें और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन आ रहा है? सर में बात नहीं आ रही। क्या बात है? जी सर अब्बास डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी वो दोबारा ज्वाइन करते हैं हमें।
जी स्टूडेंट्स प्लीज़ वेट कीजिएगा, नेट का मसला आया हुआ है, थोड़ा सा वेट करें। सर ने रिस्टार्ट किया है सिस्टम, अभी वो दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, प्लीज़ वेट कीजिएगा। अच्छा, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इनके स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट हो गया। खैर हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये देखेंगे टॉर्क जो है वो हमारे पास इक्वल है R into F। इसमें आप देखें, अगर आप F की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो भी टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। R की वैल्यू, R मोमेंट को अगर आप ज्यादा करते जाएंगे तो भी टॉर्क की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ये है कि अगर एक बॉडी है उस पे एक से ज्यादा फोर्सेस अगर अप्लाई हो रही है, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही है, मतलब यूं समझें ये यहाँ पे अटैच्ड है, नेल लगा हुआ है, यहाँ पे कील लगा हुआ है, ये यहाँ पे अटैच है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई जाती है और दूसरी फोर्स जो है वो भी इस डायरेक्शन में लगाई जाती है। ये फोर्स जो है इसको मैं कहता हूँ F1, इस फोर्स को हम कहते हैं कि ये F2। F1 जो है वो बॉडी को रोटेट करेगी यूं। अगर इस डायरेक्शन में जो है वो टॉर्क पैदा होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही टॉर्क है जैसे क्लॉक चलता है। इस टॉर्क को हम कहते हैं कि ये क्लॉक वाइज टॉर्क है। क्योंकि तो हमारे यहाँ क्लॉक जो है उसके जो हैंड्स होते हैं वो इसी डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे। तो ये उसी डायरेक्शन में। जो दूसरी फोर्स F2 हमारे पास है वो टॉर्क इस डायरेक्शन में पैदा करने की कोशिश करेगी या करेगी, और ये टॉर्क जो है ये क्लॉक के अगेंस्ट है, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर ऐसा है किसी बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, अगर वो आपस में सेम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये सेम नहीं है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। एग्जांपल हम दे देते हैं, सपोज करें ये हमारे पास एक कोई स्केल है, ये हमने फिलक्रम रख दिया है, फोर्सेस लगाते हैं या मैसेस जो है वो इसके साथ हैंग करते हैं। सपोज पे हम यहाँ एक मैस हैंग करते हैं और एक मैस जो है वो दूसरी डायरेक्शन में हम हैंग कर देते हैं। ठीक, ये मैस आपके पास है 5 किलोग्राम, ये मैस भी आपके पास है 5 किलोग्राम। इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है, आर्म मूवमेंट जो है वो आप सपोज कर लें 50 सेंटीमीटर है, और दूसरे मैस का भी आर्म मूवमेंट जो है वो 50 सेंटीमीटर। इसको मैं कहता हूं ये मैस 1 है
और दूसरे मैस को हम कहते हैं ये मैस 2। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। अगर फोर्स की वैल्यू को देखा जाए, यहाँ फोर्स कितनी लग रही है, तो ये नीचे की तरफ खींचा जाएगा, अर्थ इसको नीचे खींच रही है, और अर्थ की फोर्स हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इक्वल्स mg। तो हमारे पास मैस जो है 5 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 इक्वल्स 550 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो है 50 न्यूटन की, इसको मैं कह देता हूँ F1। दूसरी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगी, इसको मैं F2 कह देता हूँ। दैट कम्स आउट टू बी m2g, m2 5, एक्सेलरेशन 10, 50 न्यूटन। अब यहां पे जो टॉर्क पैदा हो रहा है फोर्स या मैस m1 की वजह से, ये टॉर्क इस डायरेक्शन में पैदा होगा, ये इस स्केल या रॉड को नीचे खींचेगा, ये क्लॉकवाइज है, और जो m2 है वो भी स्केल को नीचे खींचेगा, लेकिन जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। जी इनका आ गया रोटेशनल एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस। अब हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले इसका टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ। r कितना है 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम चेंज करना चाहें तो 50 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, आंसर आ गया 0.5 मीटर। ये भी आपके पास बनेगा 0.5 मीटर। तो r जो है वो हो गया 0.5 मीटर, फोर्स जो है वो आपके पास होगी 50 न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25, यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर। तो ये भी आप याद रखें कि टॉर्क की ऐसा यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर। ये आपके पास हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर हम देखना चाहें, टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ। r है 0.5, f की वैल्यू 50, 25 न्यूटन मीटर। तो आप देखें क्लॉकवाइज टॉर्क भी 25 न्यूटन मीटर है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी 25 न्यूटन मीटर है। दोनों टॉर्क की वैल्यू सेम है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर आपका सेम है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और ये बॉडी मूव नहीं करेगी। इसी रॉड को दोबारा लेते हैं। ये रोटेशनल एक्सिस है, इसको सपोज करें रोटेशनल एक्सिस यहाँ पे है। तो यहां से हम कुछ डिस्टेंस पे सपोज करें 25 सेंटीमीटर पे हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग कर देते हैं, मैस हैंग कर देते हैं। और ये मैस कितने है जी 100 किलोग्राम। दूसरी तरफ हम यहां जाके मैस जो है वो हैंग करते हैं, और ये मैस कितने, ये है जी 50 किलोग्राम। डिस्टेंस इसका कितने 50 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इनको चेंज कर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर को मीटर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.25 मीटर। इस आर मोमेंट को मीटर में चेंज करना चाहें 50 और 100 इक्वल्स 0.5 मीटर। मैस को चेंज कर दें फोर्स में, mg 50 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 500 मीटर। इसको चेंज कर दें 100 क्रॉस 10 इज इक्वल टू अब हम ऐसा करते हैं कि इनके टॉर्क की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ। r हमारे पास है 0.5 और f हमारे पास है 5
100. 5 or 10 is equal to or into 500. 5 cross 50 is equal to 250 न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारे पास क्लॉक। कौन सा क्लॉक वाइज क्लॉक? ये है टॉर्क। ये टॉर्क हमारे पास है एंटी क्लॉक वाइज। अब जो क्लॉक वाइज है उसको कैलकुलेट करते हैं। टॉ इज इक्वल टू आर एफ। आर की वैल्यू कितनी है? 0.25 और एफ की वैल्यू है 1000। 25 over 100 into 1000. तो अब आप देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो आपका टॉर्क की वैल्यूज है वो सेम है। अब देखें डिस्टेंसेस की वैल्यू सेम नहीं थी। एक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास है 25 सेंटीमीटर और दूसरे का डिस्टेंस जो था वो आपका था 50 सेंटीमीटर, लेकिन टॉर्क की वैल्यू है वो आपका सेम आ रही है। ये रोटेट नहीं करेगा, रुका रहेगा यहाँ, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक यहां पे मैस लटका देते हैं 5 किलोग्राम। डिस्टेंस जो है वो आप सपोज कर 50 सेंटीमीटर। इतना ही मैस इधर लटकाते हैं, एंड में जाकर लटका देते हैं। 5 किलोग्राम मैस है और इसका डिस्टेंस जो है वो हम सपोज कर लेते हैं 75 सेंटीमीटर। अब टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको चेंज करने फोर्स में, ये हो जाएगा 50। डिस्टेंस को मीटर में चेंज करने, ये हो जाएगा 0.75 मीटर। इसको फोर्स में चेंज करें 50 न्यूटन। आर मोमेंट को मीटर में चेंज करें 0.5 मीटर। क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। आर की वैल्यू आपके पास 0.5 है, एफ की वैल्यू 50, 5 और 10 into 50, 25 न्यूटन मीटर। इसको कैलकुलेट करते हैं। आर आपके पास है 0.75, एफ है 50, 75 और 100 into 50, 75 divided by 2। सॉल्व करना है इसको। 37.5 न्यूटन। अब आप देखें टॉर्क की वैल्यू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। इस तरफ रोटेट हो जाए क्योंकि इधर टॉर्क की वैल्यू है वो ज्यादा है। इसी तरह आप इन्हीं इक्वेशन को यूज करते हुए यूं भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक रॉड है और आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये रॉड आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, here goes a fulcrum along 2 meter distance। आप एक मैस हैंग कर देते हैं जो कि 10 किलोग्राम का है। दूसरा मैस आपके पास जो है वो है सपोज करें 20 किलोग्राम। तो हम कहाँ पे हैंग करें, कितने डिस्टेंस पे हैंग करें? मैस कितना है जी? 20 किलोग्राम। तो यहाँ आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करना।
तो आप यूं कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन का जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा वो इक्वल होना चाहिए क्लॉकवाइज टार्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टार्क कितने हैं? RF, इसको मैं कहता हूँ A एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो है वो कितने हैं? RF होता है, ये इक्वल होना चाहिए। इस साइड वाला RF इक्वल होना चाहिए इस साइड के RF। इधर R2 है, F इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हो जाएगा न्यूटन। यहाँ R की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और फोर्स कितनी पड़ेगी? mg is equal to 200 न्यूटन। 200 is equal to R into 200, R के इसके इक्वल हो जाएगा R comes out to be 1 मीटर। क्या आप ये जो डिस्टेंस लेंगे ये 1 मीटर है। अगर 1 मीटर पे आप इसको हैंग कर देंगे तो ये बैलेंस में आ जाएगा, ये कहीं भी मूव नहीं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ थॉट। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक टेस्ट लेते हैं, आपका फिजिक्स का टेस्ट लेते हैं। लिंक आपको दिया हुआ है मैंने, लिंक वही होगा जो पहले जानते हैं। वहां पे आपका एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे और जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग का टेस्ट होगा वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। सिलेबस में आपको बता देता हूँ कितना करें हम। यूनिट 1 का टेस्ट लेंगे, starting from introduction to physics to शायद यहीं पर डिसाइड करने के सीक्यू गेज तक कर लें। टेस्ट होगा आपको मंडे को। मंडे को ये डेट क्या बनती है? 13। At 5 o'clock आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड एट 8 o'clock MCQ। So be ready। सही है? अगर क्वेश्चन पूछने तो पूछ लें।